हाय एवरीवन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी ज्ञान में हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है हमने। और चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं। और मेरा नाम है स्मारिका आज़ाद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने पिछली वीडियो में आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ाया था। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पिट्स, जो अब आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो है पिट्स एक्ट 1784। तो जो पिट्स एक्ट 1784 है वो बेसिकली उसका नाम है इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम पिट्स एक्ट ऑफ 1784 क्यों पड़ा, इसके बाद क्या चेंजेस आए और किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई इसके आने के बाद, हम ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक एक्ट था जो ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, पॉपुलरली नोन एज पिट्स एक्ट 1784, ये दूसरा एक्ट था जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया। और ये एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन था आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश इंडिया का इन हमारे देश में। और इसके बाद एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रूल रूल ब्रिटिश रूल का एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन था ये। इस एक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी वो सब हम जो उसमें शॉर्ट कमिंग्स थी वो इसमें कवर हो जाएं, इसलिए पिट्स एक्ट को लाया गया। अब पिट्स एक्ट क्यों बोलते हैं, लेट्स गेट इनटू दैट। तो ये है सर विलियम पिट यंगर, और ये प्राइम मिनिस्टर बने। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1783 ग्रेट ब्रिटेन के। और ये सिर्फ 24 ईयर्स के थे जब ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इन्होंने इंडिया एक्ट 1784 को इनैक्ट किया ताकि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है रेगुलेटिंग एक्ट की वो कवर कर सकें। और ये एक रिफॉर्म भी लाना चाहते थे इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उसका। तो 1784 का ये एक्ट पिट्स ने लगाया था इंडिया पे, इसलिए इसको पिट्स एक्ट 1784 बोलते हैं। सो व्हाई द इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको फिनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। जब उसको फिनेंशियल क्राइसिस हो गए थे तो उसके सबसे बड़े दो मेजर रीजंस थे। एक, करप्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स में आ चुका था, और वो पैसे के एक्सचेंज में लोगों को, अपने नेटिव्स को फ़ायदा पहुंचाने लगे थे। सेकंड, नेपोटिज्म, मेरा बेटा, मेरा भाई ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल होगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉल आने लगा। द वाई इंडिया एक्ट ऑफ 1784 केम, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑलरेडी इंडिया में था। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर 6 प्रिवी काउंसलर्स। तो पहले जो बोर्ड बनाया गया था 1773 में, उसमें सिर्फ 4 लोग थे जो गवर्नर्स थे, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए आने वाले थे। लेकिन थ्रू दिस एक्ट 6 प्रिवी काउंसलर्स बनाए गए, और जिनमें एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे थे एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिनको कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया जाना था। ठीक है, अब प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि आप कुछ कुछ कंटेंट देख नहीं पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ दिस वीडियो लैग, दिस थिंग। तो आई वुड रीड इट फ्रॉम माई नोट्स एंड just tell you that what entire thing was written here. The board was presided by the president, who soon effectively became the minister for the affairs of East India Company. तो जो बोर्ड था वो प्रेसाइड करने वाला था प्रेसिडेंट, जो कि जिसको बाद में हम मिनिस्टर फॉर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते। ठीक है, ये था एक रीज़न 1784 का लाने के लिए। अब सेक्शन 3 इसका ये कहता था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या तो प्रेसिडेंट होगा, अगर वो नहीं है
तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर प्रेसिडेंट होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई भी कमिश्नर जो कि सीनियर मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेंबर है पूरे कमीशन में, उसको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। द एक्ट ऑल्सो स्टेटेड कि जो बोर्ड है वो सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा कंपनी के पोजेशंस जितने भी असेट्स और पोजेशंस है कंपनी के, उन सबको ये बोर्ड कंट्रोल करने वाला था। यहाँ तक कि जो एक्ट्स और ऑपरेशन सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के थे वो भी इस एक्ट ने कवर कर लिए थे। जो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बना इस एक्ट के आने के बाद वो थे चार्ल्स रूस बॉटन। तो चार्ल्स रूस बॉटन फर्स्ट हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी बने, एक तरीके से प्रेसिडेंट बने उस बोर्ड के लिए। लेट्स मूव ऑन टू क्या चेंजेस आए आफ्टर एक्ट ऑफ 1784। तो पहला चेंज था गवर्निंग काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस टू 3 मेंबर्स। पहले 4 मेंबर्स आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, अब उनको रिड्यूस करके 3 ही कर दिया गया। फिर आए गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वाज आल्सो टेकन इनटू कंट्रोल बैक। जो पहले कंट्रोल छोड़ दिया गया था गवर्नर्स पे, उसका कंट्रोल वापस ले लिया गया। फिर गवर्नर जनरल वॉज गिवन ग्रेटर पावर इन मैटर ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। तो जो वॉर, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी के जो मैटर्स थे उनकी पावर भी गवर्नर जनरल को दे दी गई, जिससे जो डिप्लोमेसी, जो प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में अलग अलग, जो राज घराने थे, रजवाड़े थे और जो मुग़ल शासन के भी अंडर थे जो स्टेट्स, उनको अपने अंडर लेने के लिए ये डिप्लोमेसी की पावर भी गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है। फिर एक सप्लीमेंट्री एक्ट लाया गया 1786 में, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इनकी पावर्स इंक्रीज कर दी गई और इनकी पावर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कमिश्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड था वो भी इनके पास था, उसका कंट्रोल भी इनके पास था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि पहले ही था वो भी इनके पास था। सो इस वीडियो में इतना ही। पिट्स एक्ट आपको पूरा होल में समझ आ गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट आप देखेंगे तो आपको पिट्स एक्ट समझ आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और पिट्स एक्ट 1784 में आया था। 1783 के एक्ट में जो भी कमियां थी वो 1784 के एक्ट में ख़त्म करने की कोशिश की गई। दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के छोड़ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, या हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लेजेस एड्यू सेंटर के नाम से। आप वहाँ जाके लाइक कीजिए। बाकी पोस्ट जो नॉलेजेबल पोस्ट, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ हम वहाँ पे शेयर करते हैं, उसके भी पार्ट बनिए। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपकी तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हमें, मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूँगी। एज वेल एज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ना दबाना भूलिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं वो सब आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।